वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉर्प्शन, सॉर्बेट, सॉर्बेंट, ऑक्लूजन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। हम लोग पिछले क्लास में बातचीत किए हुए हैं किसके बारे में, तो अभी तक 2 लेक्चर पीछे कर चुके हैं और 15 से 20-25 मिनट का लेक्चर हम लोग रखेंगे। पहला लेक्चर जो हमारा था वो था इंट्रोडक्शन, परिचय पात्र हम लोग समझे हुए थे। लेकिन ये जो हमारा है मतलब पहला लेक्चर इंट्रो हुआ था, इंट्रोडक्शन, परिचय पात्र। सेकंड लेक्चर जो हम लोग किए हुए थे वो सेकंड लेक्चर हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, उसमें भी एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, ये सब टॉपिक हम लोग डिफाइन किए हुए थे। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में हैं और तीसरे लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे सॉर्प्शन, सॉर्बेट, सॉर्बेंट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अक्लूजन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में अंतर, उसी में एक छोटा टर्म डिजॉर्प्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे टर्म्स को क्लेरिफाई करते हैं। ये अब्सॉर्प्शन क्या है उस टर्म पर आइए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले ही क्लास में एक क्लास में आपको मैंने सारा कुछ समझा दिए थे कि अगर कोई ऐसा बॉल है जो सिर्फ प्लास्टिक वाला है और वो अगर पानी में जाता है, उसके सिर्फ ऊपर में स्पंजी लगा हुआ है, स्पंजी जोन सिर्फ ऊपर में लगा हुआ है यहाँ, तो पानी सिर्फ सतह पर आके जमा होगा। लेकिन एक ऐसा बॉल है जिसमें अगर अंदर में स्पंज लगा हुआ है, स्पंजी जोन लगा हुआ है, और इस बॉल में अगर छिद्र कहीं कहीं है तो पानी अंदर में जाके जमा होगा। लेकिन कोई बॉल ऐसा है जिसके स्पंजी जोन दोनों जगहों पर है, सरफेस सतह पर भी है और अंदर बल्क दोनों में है। इसको बोलते हैं अंदर में बल्क, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस सतह। तो पानी फिर दोनों जगह पर जमा होगी, सतह पर भी होगी और बल्क में भी होगी, सरफेस पर भी होगी और बल्क में भी होगी। तो कहता है कि अगर सिर्फ सरफेस पर हुआ तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? एडजॉर्प्शन। उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? एडजॉर्प्शन। लेकिन जब सिर्फ बल्क में होगा, बल्क में, तब उसे हम लोग नाम देंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है। लेकिन जब दोनों पर होगा तो उसे हम लोग नाम देंगे सॉर्प्शन, जो अभी हम लोग का हेडिंग है। हम इस सबों का परिभाषा सब सारा कुछ लिख चुके हैं पीछे, मतलब लेक्चर नंबर 2 में। देखिए, जब भी आप वीडियो देखिए या क्लास को देखिए तो हम आपको पहले यही बोलेंगे कि निश्चित रूप से आप लेक्चर 1, 2 देखिए, तब उसके बाद 3 को देखिए, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आएगा। और अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखते हैं और डायरेक्ट बीच वाले लेक्चर को देखेंगे तो समझने में कठिनाई होने लगती है, फिर प्रॉब्लम आएगा समझने में। इसलिए लेक्चर 1, 2, 3 आप सीरियल नंबर से देखते चलिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये सब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। आज हम लोग परिभाषा देंगे किसका? सॉर्प्शन का। तो कहता क्या है वो जरा देखिए। आप अभी अभी क्लियर कर चुके हैं ये चीज को कि एटम गोलाकार है और उस गोलाकार एटम में ये स्पंजी जोन अगर मान लीजिए अंदर भी है और बाहर भी है, एक ऐसा बॉल है, तब पानी, अगर ये बॉल पानी में चला गया तो पानी जो है इसमें सतह पर भी घुसेगा और इसके बल्क में भी घुसेगा। तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। तो कहता है ऐसा प्रोसेस, एक्युमुलेशन, जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देंगे? सॉर्प्शन। उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? सॉर्प्शन। तो हम लोग परिभाषा इसका देते हैं, that process in which both that process in which both adsorption and absorption take place. That process in which both adsorption and absorption take place is termed as sorption। यानी वह प्रोसेस जिसमें यानी एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों तरह की घटना घटित होगी, तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे? सॉर्प्शन। और जैसे
हम लोग एडजॉर्प्शन में जो आके जमा हुआ था उसको बोले थे एडजॉर्बेट, और जिसमें एक्युमुलेट हुआ था उसको बोले थे एडजॉर्बेंट। सेम केस एब्जॉर्प्शन में भी आए थे कि जो आके बल्क में घुसा था उसे बोलेंगे एब्जॉर्बेट, और जिस बॉल में आ रहा है वो बॉल या जिस एटम पे आ रहा है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। तो यहां भी सेम केस हो जाता है कि यहां हम लोग जो आएगा जमा होने के लिए वो कहलाएगा सॉर्बेट, और जिसमें जमा होगा उसे हम लोग बोलेंगे सॉर्बेंट। समझ में आया बात? तो अब परिभाषा हमको किसका देना पड़ेगा, सॉर्बेट का और सॉर्बेंट का। तो पहले परिभाषा हम लोग दे देते हैं किसका, सॉर्बेट का। तो सॉर्बेट के परिभाषा क्या होंगे, दैट मटेरियल्स which accumulates, that materials which accumulate in sorption process is termed as sorbate। यानी लिखे डेफिनेशन में कि वह मटेरियल, वह पदार्थ जो एक्यूमुलेट होता है किस प्रोसेस में, सॉर्प्शन में। सॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो सरफेस और बल्क दोनों पर जमा होगा, तो दोनों जगह एक्यूमुलेट जमा हो, अवशोषित हो, तो उस पदार्थ को हम लोग नाम क्या देंगे, सॉर्बेट। क्लियर हो गया? अब इसी से हम लोग एक और क्या लिखेंगे, सॉर्बेंट। क्लियर, समझ में आई बात? इसी से हम लोग लिखेंगे सॉर्बेंट। आप क्या करना, एक बार पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है, समझने के लिए। और जब कॉपी पर फेयर करने लगिएगा तो वीडियो को रोक रोक के पुनः लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, सॉर्बेट हो गया, अब सॉर्बेंट का। तो अब हो जाएगा ये सॉर्बेंट। तो परिभाषा लैंग्वेज क्या होगा कि दैट solid or liquid in which sorption takes place is termed as सॉर्बेंट। मीनिंग ये हुआ कि वह ठोस या द्रव, वह सॉलिड और लिक्विड जिसमें सॉर्प्शन होता हो तो उसे सॉर्बेंट कहते हैं। सीधा परिभाषा आप आ जाइए। आप गांव देहात में कैस्को और गुरु बॉल, जो एकदम जनरल स्पंजी बॉल, हम ड्यूज बॉल की बात नहीं कर रहे हैं, एससीसी वाले बॉल की बात। एक सिंपल कैस्को बॉल जो होती है, गुरु बॉल, उस बॉल को आप कभी मतलब क्रिकेट खेल रहे होंगे, कभी पानी में गया ही होगा निश्चित रूप से। और जब पानी में चला जाता है तो उसमें पानी उसके सतह पर भी जमा हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाता है, और अंदर में भी घुस गया रहता है। और जब बॉलर को आप देते हैं बॉलिंग करने के लिए तो आप पहले क्या करते हैं, इसको पटको, पानी निकल जाएगा। तब उस बॉल में पानी सतह पर भी घुसा हुआ है, अंदर भी घुसा हुआ है, यानी वो कहलाएगा प्रोसेस क्या, सॉर्प्शन। उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉर्प्शन। लेकिन पानी घुसा ना तो पानी कहलाएगा सॉर्बेट, अब बॉल में घुसा ना तो बॉल कहलाएगा सॉर्बेंट। यहां पर बॉल क्या है, सॉलिड है, बॉल क्या है, सॉलिड है। तो सेम केस एटम के में भी ऐसा ही होता है, सेम केस एटम के साथ भी ऐसे ही होते हैं। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब एटमों के केस में भी ऐसे ही प्रोसेस सेम हो जाते हैं। तो ये हो गया सॉर्प्शन। अब हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है डिजॉर्प्शन। ये एक अलग सा टॉपिक हो गया जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, डिजॉर्प्शन। अब ये नाम से ही है डिजॉर्प्शन, जहां कहीं भी हम लोग को बात उठ जाती है ये डिजॉर्प्शन शब्द का, तो इस डिजॉर्प्शन शब्द में दो शब्द छुपा हुआ है। एक लगा हुआ है डी,
एक लगा हुआ है सॉर्प्शन। तो यहाँ डी का मतलब क्या होता है? रिमूव, हटाना जिसको बोलते हैं, रिमूव। तो इसका मीनिंग क्या है भाई डिजॉर्प्शन का? तो कहता है कि जो घुसा, जो एकुमुलेट हुआ, जो जमा हुआ, तो उसको बोलते हैं बेट। आज जिस पर जमा हुआ या जिसमें घुसा उसे बोलते हैं बेंट। अगर केस एडजॉर्प्शन का है तो बोलेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। अगर केस एब्जॉर्प्शन का है तो बोलेंगे एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। अगर केस सॉर्प्शन का है तो बोलेंगे सॉर्बेट, सॉर्बेंट। लेकिन कहता है जब ये बेट और बेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, एक दूसरे से दूर करना। तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? डिजॉर्प्शन। और सेम केस हम लोग क्रिकेट खेलने के समय में करते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका बैट से बॉल लगी और गलती बस वो पोखर, नदी कहीं पर चला गया पानी वाले जोन में या कीचड़ सब में, तो पानी जैसे ही घुस गया तो आप क्या बोलते हैं? जैसे बॉलर के पास आया तो क्या बोलते हैं बॉलर को? कि इसको पट को, पहले इसका पानी झड़ जाएगा। क्योंकि उस समय पानी घुस गया है, डेंसिटी बढ़ गया है, वजन ज्यादा हो गया है, बॉल नीचे नीचे जाएगा तो आउट होने का चांस ज्यादा है। लेकिन इसलिए आप क्या बोलते हैं बॉलर को? कि इस बॉल को पटको पहले जमीन पर, जिससे कि इसके H2O जो है इससे क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो आप कर क्या रहे हैं? बेट को बेंट से अलग कर रहे हैं, पटक पटक के। तो जब बॉलर उस बॉल को पटक पटक के पानी को उससे अलग कर रहा है, अर्थात बेट को बेंट से अलग कर रहा है, और वो अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डिजॉर्प्शन। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अलग करने का एक ही प्रोसेस है कि पटकेंगे तब अलग होगा। उसको हीट करके अलग कर सकते हैं, बहुत प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। बस सीधा हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बेट को बेंट से जब जिस प्रोसेस से भी आप उसको अलग करते हैं तो वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? डिजॉर्प्शन। तो हम इसका परिभाषा क्या देंगे? कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बेट फ्रॉम बेंट, यानी बेंट से बेट को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देंगे क्या? द प्रोसेस ऑफ removal of the process of removal of bit from bent is termed as adsorption. Yeah, the process of removal of bit from bent is termed as desorption. हम लोग डिजॉर्प्शन का डेफिनेशन दिए ना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बेट फ्रॉम बेंट इज टर्म्ड एज डिजॉर्प्शन। यानी मीनिंग यही हुआ कि जब बेट को बेंट से अलग करने की प्रक्रिया को, बेट को बेंट से अलग करने की प्रक्रिया को डिजॉर्प्शन कहते हैं। ये सारे टर्म पर लागू होगा। जब एडजॉर्प्शन में है तो वहां इसलिए हमको एडजॉर्प्शन अभी फ्लो में लिखा गया था, लेकिन रियलिटी में सब पर लागू ना करेंगे। एडजॉर्प्शन है तो उसमें एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट को अलग करिए। एब्जॉर्प्शन है तो उसमें एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट को अलग कीजिए। सॉर्प्शन है तो उसमें सॉर्बेट, सॉर्बेंट को अलग कीजिए। तब तीन तीन परिभाषा हम अलग अलग देते हैं तो इस बार टाइम लग जाता है, इसलिए एक ही में क्या कर दिए सीधा बेट और बेंट। अब एडजॉर्प्शन है तो एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। सॉर्प्शन है तो सॉर्बेट, सॉर्बेंट। मतलब बेट और बेंट को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का सीधा मीनिंग हो जाता है एक दूसरे को हटाना। क्लियर होगा ये चीज? अब रही बात, आप एक अगला टर्म जो है जिसका नाम है अक्लूजन। तो हम लोग अब अगला टर्म बात करते हैं और वो है अक्लूजन। अब ये अक्लूजन शब्द क्या है हम लोग उस पर बात करते हैं। अक्लूजन शब्द का सीधा मीनिंग है एक स्पेशल कंडीशन और शर्त लगा हुआ है। कहता है कि जब कोई गैस वाला चीज किसी मेटल सतह के ऊपर में आके एक्युमुलेट हो जाएगा तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे? अक्लूजन। मतलब सीधी भाषा में ऐसे आइए कि द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कोई भी धातु वाला चीज के सतह के ऊपर में कोई गैस वाला चीज आके जमने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया को ही हम लोग नाम क्या देंगे? अक्लूजन। तो हम लोग इसका परिभाषा देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ
एक्युमुलेशन ऑफ, एक्युमुलेशन मतलब जमा होना, द प्रोसेस या जमना, अंदर प्रवेश कर, द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ metal is termed as occlusion। यानी कोई भी धातु के सतह पर गैस वाले चीज के जमा होने की प्रक्रिया ऑक्लूजन के नाम से जानी जाती है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे अब क्लियर हुई, मतलब बहुत सारे शब्द आ गए, एकदम सिंपल। देखिए, एक शब्द आ गया एडजॉर्प्शन, दूसरा आ गया एब्जॉर्प्शन, तीसरा आ गया सॉर्प्शन, चौथे आ गए डिजॉर्प्शन, पांचवें आ गए आपको ऑक्लूजन। एडजॉर्प्शन जो है वो हुआ सिर्फ सतह पर जमने की बात, एक्युमुलेट होने की बात। एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क में, मतलब एटम के अंदर में घुसने वाली और जमने वाली बात। सॉर्प्शन जो है वो दोनों पर, मतलब सतह पर भी, मतलब सरफेस पर भी, या बल्क अंदर में भी। डिजॉर्प्शन जो हुआ वो बेट और बेंट को अलग करने की प्रक्रिया। ऑक्लूजन जो हुआ वो गैस वाला चीज जमा होगा किस पर, मेटल, धातु के सिर्फ सतह पर, तब उसे हम लोग नाम क्या देंगे, ऑक्लूजन। अब क्लियर हो गया सारा बात। आज जो आके जमता है, एक्युमुलेट होता है, उसे हम लोग बोलेंगे बेट। समझ में आ रहा बात। आज जिसमें आके जमता है या जिस पर आके जमता है तो उसे बोलेंगे हम लोग बेंट। अगर केस एडजॉर्बेट का, एडी वाला क्या है तो नाम होगा एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। अगर ए बी एब्जॉर्प्शन वाला केस है तो नाम होगा एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। अगर केस सॉर्प्शन वाला है तो नाम होगा सॉर्बेट और सॉर्बेंट। समझ में आ रहा बात। इस तरह से उसका हम लोग नाम रख देते हैं। और जब उसी बेट और बेंट को एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है डिजॉर्प्शन। अब क्लियर हुए ये चीज, सारे टर्म्स। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सब किस पर, कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर पर बात करेंगे कि ये दोनों में अंतर है क्या। क्लियर हुए। तो हम अगला इसमें मतलब क्वेश्चन बना के लिख देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ही बना के लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और जब भी हम लोग अंतर लिखते हैं, कि डिफरेंस लिखते हैं, कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हम लोग को अंतर जानने कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए अंतर क्या होगा इसका। तो दो भाग में अंतर लिखने के लिए हम लोग बंटवारा कर देते हैं पहले। ठीक है। एक साइड में इसका नाम दे देते हैं एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन। दूसरे साइड में नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। हो गया। अब हम लोग इसके अंतर लिखेंगे। बहुत ज्यादा अंतर लिखने की बात है ही नहीं, और है होता भी नहीं है। ठीक है। तब ये पहला अंतर क्या है, जरा उस पे आइए। पहला तो एड जब ये लगल है तो इसका मतलब ये सतह पर होने वाली घटना है। ये जो एब लगल है तो ये बल्क में होने वाली घटना है। बी जो लगल है तो बल्क, डी का मतलब यहाँ सरफेस। तो हम लोग पहला लिखते हैं कि इट इज सरफेस फेनोमेनन। ये एक सतह पर होने वाली घटना है। मीनिंग ये हुआ इट इज सरफेस फेनोमेनन। लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज बल्क फेनोमेनन। यानी यहां अंदर, एटमों के अंदर होने वाली घटना है। ये तो हम लोग पहले से क्लियर है कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस पर होने वाली घटना है, एब्जॉर्प्शन एक कहां पर होने वाली है, बल्क में होने वाली घटना है। ये तो पहले से हम लोग क्लियर हो लिए हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, जरा ये दूसरा
दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो ये है कि कहता है इट हैपेंस, ये होता है, या ये ऐसे लिखिए इट डज नॉट हैपेंस, इट डज नॉट हैपन इन यूनिफॉर्म रेट। अब इसका मीनिंग समझाना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म रेट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन इसमें लिखते हैं इट हैपेंस इन यूनिफॉर्म रेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है उस पे आइए। लिखे हैं कि इट डज नॉट हैपन इन यूनिफॉर्म रेट, इसमें लिखे इट हैपन इन यूनिफॉर्म रेट। इसका मीनिंग ये होता है, कहता है ये जो जिस समय में कोई भी चीज इसमें प्रवेश करता रहता है, एक्यूमुलेट जमा होता रहता है, तो एक रूप नहीं होता है। यूनि का मतलब एक, फॉर्म का मतलब रूप, यानी एक समान रूप से उस पर जमा नहीं होता रहता है। लेकिन ये वाली जब होती रहती है तो कहता है एक समान रूप से जमा होता रहता है। जैसे बॉल है, गुरु बॉल है, वो पानी में चल गया, तब पानी जो उसमें घुसेगा ना, तो सब पानी बॉल को पहले पोखर में चल गया, गिर गया मान लीजिए, तब पानी जो उसमें घुसेगा, तो कहता है सब साइड से बराबर एक की तरफ एक रूप से, जितना पानी एक साइड से घुसा उतना ही पानी सब साइड से मतलब घुसा रहेगा, एक रूप रहता है, यूनिफॉर्म रेट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा, कहीं पर लगेगा ज्यादा है, कहीं पर है कम, यूनिफॉर्म रेट नहीं होता है। ठीक है। तीसरा अंतर आइए, तीसरा अंतर क्या है, ऑन इट्स कंसंट्रेशन इज हाई। अब इसका भी मीनिंग समझाना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे ऑन इट्स कंसंट्रेशन इज लो। अब ये कंसंट्रेशन शब्द का मीनिंग इसमें लिखे ऑन, इसमें लिखे इन। ऑन इसलिए लिखना पड़ा कि सतह पर है, पर सतह पर होने वाली घटना। इसमें इन इसलिए लिखना पड़ा कि ये बल्क में होने वाली घटना है। बल्क किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है ना, एटम गोलाकार हुआ तो सतह जो वो सतह अंदर बीच का खाली जगह जो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बीच के जगह को बल्क। जैसे आप रूम में रहते हैं तो रूम का दीवार हो गया सरफेस, सतह। आज जिसमें आपका बेड लगल है, आप रह रहे हैं, वो जगह हो गया अंदर का क्या, बल्क। तो कहता है कि ये जो है सतह पर होने वाली घटना है, तो ऑन इट्स। इसमें लिखे हैं बल्क में, तो इन इट्स मतलब में। तो आप रूम में रहते हैं, रूम पर नहीं रहते हैं। रूम पर मतलब क्या रहते हैं, वो दीवार पर ऊपर में बैठे रहते हैं। तो इसलिए इसमें लिखे ऑन इट्स, ये सरफेस है, ये इन इट्स मतलब सरफेस बल्क में है। तो कहते हैं इसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है, इसमें कंसंट्रेशन लो। इसका क्या मीनिंग है, कंसंट्रेशन का सीधा मीनिंग होता है कि जो चीज आया जमा होने के लिए वो है सोलूट, आज जिसमें जमा हो रहा है वो है सोलवेंट। तो कहता है कि उस समय में सोलूट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। जितना सरफेस एरिया रहता है ना उस हिसाब से उसका ज्यादा रहता है। इसलिए लिखते हैं कंसंट्रेशन हाई मतलब मात्रा ज्यादा होती है, जो सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं सोलूट सॉल्वेंट। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सोलूट की मात्रा कम हो जाती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, मतलब जो घुस रहा है उसकी मात्रा कम और जिसमें घुस रहा है उसकी मात्रा ज्यादा। इसमें क्या होता है, जो घुस रहा है उसी की मात्रा ज्यादा, जिसमें घुस रहा है उसकी मात्रा कम। मतलब इसमें बेट ज्यादा बेंट कम, इसमें उल्टा हो जाता है, बेट ही कम और बेंटे ज्यादा। इसलिए हम लोग को ये टर्म लिखने पड़ते हैं। समझ आ रही बात। ये तो हम लोग लिख लिए कि ऑन इट्स कंसंट्रेशन इज हाई, इसमें लिख लिए ऑन इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो ये अंतर तो हो गए, लेकिन अब हमको एग्जाम्पल भी समझाना पड़ेगा कि दोनों के एग्जाम्पल क्या है। आप वीडियो रोक के बाद में लिख लेना, हम अभी एग्जाम्पल पर इसको लेके आते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। दोनों के एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करवाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहता है वाटर वेपर, पानी। ठीक है, यहाँ भी वाटर वेपर जलवाष्प जिसको पानी बोलते हैं, तो H2O ही हुआ ना, चाहे वो वेपर फॉर्म में कहीं नहीं है। हम लिखिए देते हैं ब्रैकेट में वेपर जल वाष्प फॉर्म। तो कहता क्या है कि इस H2O वेपर को अगर सिलिका पर, आपको ये मत बोल दीजिएगा कि सिलिका किसको कहते हैं। सिलिका के बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दिए हैं कि सिलिका जो होता है वो SI और 4 जो हम लोग पढ़े हुए थे उसी का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है।
कहाँ पर रहता है? तो चमड़ा वाला जो आइटम बनता है जैसे जूता, उस सब के डब्बा में पौंच में डालल रहता है। जेल, सिल्का जेल इस पर भी लगा लीजिएगा ना, जेल फॉर्म उसका आता है, अगर लगा लीजिएगा तो चमड़िए जैसा होगा, ऊपर से लग जाएगा, पता भी नहीं चलता रहता है। तो कितना लोग क्या करता है, चोरी डकैती करता है ना, तो बंदूक उंदूक पर निशान नहीं आवे, कोई चीज पर निशान, तो उसके लिए जेल हाथ में लगा लिया रहता है पूरा। तो उससे क्या होता है, उसका निशान नहीं आता है, तो पकड़ा जल्दी नहीं जाता है। तो कहता है कि जब पानी को सिल्का जेल पर डिप्ट करेंगे, मतलब देंगे, तो सिल्का के अंदर में नहीं घुसता है, सिर्फ सिल्का के सतह पर रहता है। लेकिन जब उसी पानी को कहता है कैल्शियम क्लोराइड पर आप डालेंगे तो उसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो इसमें सिर्फ सरफेस पर होने वाली घटना है ये घटना जो है आपका क्या है, सरफेस पर होने वाली। लेकिन ये जो घटना है वो कहां पर होती है? बल्क में होती है, अंदर में जो जगह है उस पर होती है। क्लियर हो गए? लेकिन अब और भी एग्जाम्पल आइए, कहता है और भी एग्जाम्पल में आइए तो कि अमोनिया NH3, अमोनिया गैस है। कहता है इसको अगर चारकोल, चारकोल जानते हैं अलकतरा, तो अलकतरा पर जैसे ही डालेंगे तो कहता है अलकतरा चारकोल जो होता है, चारकोल उस चारकोल के सीधे सतह पर जमेगा। लेकिन इसी अमोनिया को अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH उस पे जैसे देते हैं, उसमें रखते हैं, तो उसके बल्क में जाके घुस जाता है। यानी ये एक सरफेस फेनोमेनन है, लेकिन ये एक क्या है, बल्क फेनोमेनन है। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि दो ही एग्जाम्पल है, हम तो अंतर में लिखने के लिए दो ही दिए हैं, लेकिन हम और भी समझाते हैं। ये तो हम दोनों में अंतर दिखाएं कि पानी को अगर सिल्का में दीजिए तो सतह पर केवल जमा होगा, एक्यूमुलेट होगा। पानी को अगर आप कैल्शियम क्लोराइड में देते हैं तो अंदर तक घुस जाएगा। अगर आप अमोनिया को आप देते हैं किसमें, चारकोल अलकतरा पे, तो उसके सतह पर जमा होगा। लेकिन उसी अमोनिया को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देते हैं तो अंदर तक घुस जाएगा, बल्क में घुस जाएगा। जो सतह पर गया तो एब्जॉर्प्शन हुआ, जो बल्क में गया एब्जॉर्प्शन हुआ। ये जो H2O NH3 ये कहलाएगा एडजॉर्बेट, लेकिन इधर सिलिका चारकोल कहलाएगा एडजॉर्बेंट। सेम उसी प्रकार से इधर H2O NH3 कहलाएगा एब्जॉर्बेट, ई कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? और भी एग्जांपल, अब ये था एग्जांपल केमिस्ट्री का, बड़े टर्म्स का एग्जांपल था जो अभी मैंने लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन अब हम आपको एक कॉमन छोटे छोटे एग्जांपल से समझाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री वाला से अगर ना समझ में आए तो आप बाल का डाई कराते हैं, ठीक है। डाई जो कराते हैं तो क्या लगता है कि डाई बाल के अंदर में घुस जाता होगा? नहीं, उस बाल के ऊपरी जो सतह होंगे सिर्फ उसी पर आता होगा, तब वो काला रहता होगा। तो बाल में जो डाई कराते हैं आप, उस सतह के सिर्फ ऊपरी सतह पर आता है। तो डाई, ऑर्गेनिक डाई जो काला करवाते हैं कलर उलर, तो वो डाई जो हो जाएगा वो हो गया बेट, और बाल जो हो गया बेंट। चूंकि उसके सतह पर रह रहा है तो डाई हो जाएगा एडजॉर्बेट, आपका बाल जो हो जाएगा वो एडजॉर्बेंट। समझ में आ गई बात? ऐसा दुनिया में बहुत कुछ है। अब जैसे हम और बोल रहे हैं, आप अपने घर की पेंटिंग कराते हैं, तब पेंटिंग कराते हैं तो पेंटिंग कराने के लिए आप किसका, तो मतलब वॉल को पेंट करते हैं। तो दीवाल को जो पेंट करते हैं तो पेंटिंग सिर्फ दीवाल के सतह पर है, दीवाल में के अंदर में तो ना घुसा देते हैं आप। तो दीवाल के सतह पर है पेंट, तो वो हो गया सरफेस पर है, तो मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। और रंग जो चढ़ा रहे हैं वो रंग हो जाएगा एडजॉर्बेट, और दीवाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजॉर्बेंट। लेकिन वो घटना क्या है? सरफेस फेनोमेनन है, सतह पर होने वाली घटना है। तो कहता है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि सतह पर होने वाली घटना ही एटमों में होती है, और इसलिए हम लोग इस केमिस्ट्री का नाम रखे सरफेस केमिस्ट्री। कुछ ही केस ऐसा आता है जहां पर आपको लगेगा कि दोनों हो रहा है, सरफेस पर भी हो रहा है बल्क, जिसको सॉर्प्शन बोलते हैं, और कुछ ऐसा ही लगेगा जिसमें लगेगा सिर्फ बल्के में हो रहा है, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओवरऑल ये सारे टॉपिक क्लियर, छोटे छोटे जितने भी टर्म थे क्लियर हो गए। सरफेस पर सीधे जमा हुआ तो एब्जॉर्प्शन, बल्क में हुआ तो एब्जॉर्प्शन, दोनों जगह हुआ तो सॉर्प्शन, जो आके जमा हुआ तो बेट, जिसमें जमा हुआ तो बेंट, ठीक है। बेट और बेंट को अलग करने की प्रक्रिया तो डिजॉर्प्शन। अगर कोई गैस वाला चीज मेटल के सतह पर आ गया तो अक्लूजन। और अब आ जाइए अंतर, तो अंतर में सीधा समझ लीजिए कि अगर सरफेस पर अंतर में पहला अंतर की सरफेस फेनोमेनन है, ये बल्क फेनोमेनन है।
दूसरा अंतर क्या होगा, ये यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म रेट से होता है। तीसरा अंतर, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, इसका कंसंट्रेशन लो होता है। और एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये एक अच्छा सा अंतर आपके पास हो गया है। समझ में आ रहा है बात? इसके बाद अब हम लोग को जानने क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। अगर बॉले में पानी घुस जाता है तो क्यों घुस जाता है, वही हमको एटमों में भी समझना है, मॉलिक्यूल में भी समझना है कि अगर कोई घुस जाता है बल्क में या सरफेस पर तो क्यों, मतलब मैकेनिज्म क्या है, कारण क्या है उसका, नंबर एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमको ये जानना है कि एडजॉर्प्शन के भी टाइप होते हैं, तो उस टाइप को भी जानना है। जब ये सबको हम लोग जान लेंगे तब क्लियर पता चलेगा कि ये कंप्लीट एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। समझ में आ रहा है बात? और इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ना है, एक एडजॉर्प्शन की पूरी कहानी, एब्जॉर्ब, देखिए आप कहिएगा सर आगे आगे एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन ये सब नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ा दिए जो पढ़ानी थी, उसके टाइप उप ना जानने हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है और सरफेस पर होने वाली घटना सिर्फ एडजॉर्प्शन है, इसलिए एडजॉर्प्शन का डिटेल पूरा पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, उसका टाइप पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे कैटालिसिस, और कैटालिसिस टर्म के बाद पढ़ेंगे कोलाइडल। यानी ये चैप्टर को 3 भाग में बांट लिया है, पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा है आपका कैटालिसिस, और तीसरे जो है वो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग अभी पहले ही भाग में हैं, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, एक छोटे लेक्चर को ही रखना चाहते हैं, फिर भी ये 30-32 मिनट का क्लास लगभग हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के टाइप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।